नमस्कार। आज हम भारत के इतिहास के एक ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति की बात कर रहे हैं जिनकी सादगी, जिनकी दृढ़ता आज भी एक मिसाल है। लाल बहादुर शास्त्री। हाँ, वो सिर्फ स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं थे, बल्कि देश के दूसरे प्रधानमंत्री भी बने। बिल्कुल। और एक दिलचस्प बात ये भी है ना कि 2 अक्टूबर गांधी जी का जन्मदिन, उसी दिन शास्त्री जी का भी जन्मदिन होता है। हाँ, ये गजब का संयोग है। शायद दिखाता है कि दोनों में ही वो सादगी और देश सेवा का भाव कितना गहरा था। तो आज हम यही कोशिश करेंगे शास्त्री जी के जीवन के अलग अलग पड़ावों को समझने की, उनके बचपन के दिनों से लेकर आजादी की लड़ाई में उनकी भूमिका, फिर प्रधानमंत्री के तौर पर उनका कार्यकाल और वो रहस्यमयी मृत्यु भी। हाँ, और इस पूरी चर्चा का आधार रहेगा एक लेख, लाल बहादुर शास्त्री का जीवन परिचय, जयंती, लाल बहादुर शास्त्री बायोग्राफी इन हिंदी, हिंदी खोजी जानकारी। हम इसी के जरिए उनके जीवन और उनकी विरासत की गहराई में उतरेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं उनके बिल्कुल शुरुआती जीवन से। 2 अक्टूबर 1904, मुगल सराय, उत्तर प्रदेश। हाँ, पिता मुंशी शारदा प्रसाद श्रीवास्तव और माँ राम दुलारी देवी, पर बचपन का नाम तो नन्हे था। हाँ, नन्हे। लेकिन देखिए, जिंदगी की शुरुआत उतनी आसान नहीं थी। बहुत कम उम्र में पिता का देहांत हो गया। बिल्कुल। और फिर उनका पालन पोषण ननिहाल में हुआ। ये शुरुआती मुश्किलें थी, है ना? शायद इन्हीं ने उनके व्यक्तित्व को इतना मजबूत बनाया होगा। और एक किस्सा तो बहुत ही मशहूर है उनके स्कूल जाने को लेकर। हाँ, वो नदी वाला। वही कि पैसे नहीं थे नाविक को देने के लिए, तो तैर कर स्कूल पहुंच गए। मतलब आज सोचकर भी ताज्जुब होता है, शिक्षा के लिए ऐसा जुनून। सही बात है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये उनके इरादों का सबूत है कि साधन न भी हो तो भी रास्ता निकल आता है। उनकी शुरुआती पढ़ाई मिर्जापुर में हुई और फिर वो गए वाराणसी, काशी विद्यापीठ। काशी विद्यापीठ, जो उस समय राष्ट्रवादी शिक्षा का एक बड़ा केंद्र माना जाता था। हाँ, बिल्कुल। और वहीं से उन्होंने दर्शन शास्त्र में स्नातक किया और तभी उन्हें वो उपाधि मिली, शास्त्री। अच्छा, शास्त्री की उपाधि वहीं मिली थी। और ये नाम तो फिर हमेशा के लिए जुड़ गया उनके साथ। हाँ, ये सिर्फ एक डिग्री नहीं थी, ये उनकी पहचान बन गई। और काशी विद्यापीठ के उस माहौल ने, मतलब राष्ट्रवादी माहौल ने, उनके विचारों को और भी पक्का किया, जो आगे उनके राजनीतिक जीवन की नींव बना। पढ़ाई पूरी करते ही 1926 में वो लाला लाजपत राय की सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी से जुड़ गए। हाँ, लाला जी ने ये सोसाइटी बनाई थी युवाओं में देशभक्ति जगाने के लिए, उन्हें देश सेवा के लिए तैयार करने के लिए। तो शास्त्री जी का इससे जुड़ना दिखाता है कि शुरू से ही उनमें वो ललक थी देश के लिए कुछ करने की। ये उनके सार्वजनिक जीवन की एक तरह से शुरुआत थी। अच्छा, और उनके निजी जीवन की बात करें तो 1927 में ललिता देवी जी से उनका विवाह हुआ। हाँ, विवाह 1927 में हुआ। उनके 6 बच्चे थे, 4 बेटे और 2 बेटियां। और ये भी खास बात है कि इतने व्यस्त जीवन के बावजूद उन्होंने परिवार को भी समय दिया, जिम्मेदारियां निभाईं। तो शिक्षा, समाज सेवा और फिर स्वाभाविक था राजनीति की तरफ बढ़ना। उस दौर में तो वैसे भी स्वतंत्रता संग्राम जोरों पर था। गांधी जी का कितना असर रहा उन पर? गांधी जी का तो बहुत गहरा असर था। मतलब गांधी जी के जो विचार थे, अहिंसा, सत्याग्रह, उसने शास्त्री जी को बहुत प्रभावित किया। वो एक तरह से गांधी जी के सच्चे अनुयायी बन गए थे। और ये उनके काम में दिखता भी है। 1921 का जो असहयोग आंदोलन था, हाँ, जिसमें ब्रिटिश संस्थानों का बहिष्कार करना था। बिल्कुल, उसमें उन्होंने सक्रिय हिस्सा लिया और इस वजह से कई बार जेल भी गए। उनका संघर्ष रुका नहीं। 1930 में जब गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी यात्रा की, तो शास्त्री जी भी उसमें शामिल हुए। नमक कानून तोड़ा मतलब वो सिर्फ सोचने वाले नहीं, करने वाले नेता थे। अच्छा, लेख में एक नारे का जिक्र है जो शास्त्री जी से जोड़ा जाता है, मरो नहीं मारो। ये थोड़ा गांधी जी के अहिंसा वाले सिद्धांत से अलग लगता है। हाँ, ये थोड़ा अलग जरूर लगता है। स्रोत इसका जिक्र तो करता है, लेकिन ये कब, कहाँ, किस संदर्भ में कहा गया, ये थोड़ा अस्पष्ट है। हो सकता है 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था, उसके उफान पर यह बात कही गई हो। माहौल बहुत गर्म था उस वक्त। हो सकता है। हाँ, या फिर इसका अर्थ उतना सीधा न हो जैसा लगता है। बिना पक्के संदर्भ के कुछ कहना मुश्किल है इस पर। खैर, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की बात आई है तो उसमें भी शास्त्री जी की भूमिका काफी अहम थी, खासकर युवाओं को जोड़ने में। बिल्कुल। उस समय दूसरा विश्व युद्ध भी चल रहा था, अंग्रेजों पर दबाव बहुत था और भारत छोड़ो आंदोलन ने वो दबाव और बढ़ाया। शास्त्री जी जैसे नेताओं ने ही जमीन पर लोगों को जोड़ा, आंदोलन को जिंदा रखा।
उनकी संगठन क्षमता कमाल की थी। तो आजादी के बाद जब नया भारत बन रहा था तब उनकी क्या भूमिका रही? आजादी मिली तो उन्हें उत्तर प्रदेश का संसदीय सचिव बनाया गया। ये उनकी प्रशासनिक पारी की आप कह सकते हैं शुरुआत थी। और फिर गोविंद बल्लभ पंत के मंत्रिमंडल में उन्हें पुलिस और परिवहन मंत्री बनाया गया। और मंत्री के तौर पर उनके कुछ काम तो आज भी याद किए जाते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, खासकर वो परिवहन विभाग में महिला कंडक्टरों की नियुक्ति। सोचिए उस जमाने में ये कितना बड़ा, कितना प्रगतिशील कदम था। सही बात है, महिला सशक्तिकरण की तरफ एक ठोस कदम। और दूसरा वो पुलिस विभाग वाला सुधार कि भीड़ को हटाने के लिए लाठीचार्ज की जगह पानी की बौछार का इस्तेमाल। हाँ, ये काफी मानवीय लगता है। क्या ये गांधीवादी सोच का असर था? मुझे तो लगता है बिल्कुल था। ये दिखाता है कि सत्ता में रहकर भी वो मानवीय मूल्यों को कितना महत्व देते थे। ये सिर्फ एक प्रशासनिक बदलाव नहीं था, ये पुलिसिंग को देखने का एक नया नजरिया था। और इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी में भी उनका कद लगातार बढ़ता गया। 1951 में तो वो AICC के महासचिव बन गए। हाँ, और सिर्फ पद पर नहीं रहे। 1952, 1957, 1962 इन तीनों आम चुनावों में कांग्रेस की जो भारी जीत हुई, उसमें पर्दे के पीछे शास्त्री जी की रणनीति, उनके चुनाव प्रबंधन का बड़ा हाथ था। अच्छा, तो मतलब एक अच्छे प्रशासक के साथ साथ वो एक बेहतरीन संगठनकर्ता भी थे। बिल्कुल, उनकी छवि बन गई थी एक ईमानदार, मेहनती और नतीजे देने वाले नेता की। और नेहरू जी के वो काफी करीबी और भरोसेमंद सहयोगी माने जाने लगे थे। और फिर आया वो दौर जब पंडित नेहरू का निधन हुआ। देश के सामने एक बड़ा सवाल था कि अब कौन? तब लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री चुना गया। हाँ, वो बहुत नाजुक समय था। नेहरू जी का एक लंबा दौर खत्म हुआ था। देश के सामने कई चुनौतियां थीं। शास्त्री जी का पीएम बनना एक तरह से सहज बदलाव था, जिसमें उनकी सादगी और सबको साथ लेकर चलने की छवि ने काम किया। उनका कार्यकाल जून 1964 से जनवरी 1966, करीब 18 महीने का ही रहा। पर ये छोटा सा कार्यकाल भी चुनौतियों से भरा हुआ था। हाँ, देश के अंदर खाने की कमी का संकट था। बाहर पड़ोसियों से रिश्ते तनाव वाले थे। नेहरू के बाद दुनिया भी देख रही थी कि भारत अब क्या करेगा। और इन्हीं सब के बीच 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया। ये शायद शास्त्री जी के लिए सबसे बड़ी परीक्षा थी। और क्या खूब सामना किया उन्होंने इस परीक्षा का। बहुत लोगों को शायद यकीन नहीं था कि इतने शांत, विनम्र दिखने वाले शास्त्री जी इतने कठोर फैसले ले पाएंगे। हाँ, उन्होंने सेना को पूरी छूट दी, देश से एकजुट होने को कहा। बिल्कुल, और इसी युद्ध के दौरान वो नारा आया जो अमर हो गया, जय जवान जय किसान। हाँ, ये नारा कैसे आया? इसका क्या महत्व था उस वक्त? देखिए, ये सिर्फ नारा नहीं था, ये उस समय की दोहरी जरूरत का हल था। सीमा पर जवान लड़ रहे थे, जय जवान, और देश के अंदर अनाज की कमी थी तो किसानों का हौसला बढ़ाना जरूरी था, जय किसान। ये शास्त्री जी की दूरदृष्टि थी कि उन्होंने सुरक्षा और खेती दोनों को एक साथ जोड़ा। इस नारे ने तो जैसे पूरे देश में एक नई जान फूंक दी। बिल्कुल, सैनिकों का हौसला आसमान पर पहुंच गया और किसानों को भी लगा कि देश को उनकी जरूरत है। ये नारा आज भी उतना ही अहम है ना? भारत की रक्षा और कृषि दोनों हमारी रीढ़ हैं। और उनकी इसी मजबूत नेतृत्व का नतीजा था कि 1965 की लड़ाई में भारत ने पाकिस्तान पर जीत हासिल की। हाँ, इस जीत ने शास्त्री जी का कद बहुत ऊंचा कर दिया। उन्होंने साबित कर दिया कि संकट के समय वो देश संभाल सकते हैं, कड़े फैसले ले सकते हैं। लेकिन जीत के बाद की कहानी उतनी सीधी नहीं रही। युद्ध रुका तो शांति समझौते के लिए दबाव बनने लगा। अमेरिका, सोवियत संघ सब चाहते थे कि बात हो। हाँ, और इसी दबाव में ताशकंद में, जो तब सोवियत संघ में था, भारत पाकिस्तान की बातचीत रखी गई। वहां शास्त्री जी पाकिस्तान के राष्ट्रपति अय्यूब खान से मिले। समझौता हुआ, उस पे दस्तखत भी हुए। लेकिन उसी रात 10 और 11 जनवरी 1966 की वो रात ताशकंद में ही उनकी मृत्यु हो गई। ये खबर तो पूरे देश के लिए एक सदमे की तरह थी, बिल्कुल अप्रत्याशित। आधिकारिक तौर पे कहा गया कि हार्ट अटैक से मृत्यु हुई। हाँ, आधिकारिक कारण तो यही बताया गया, लेकिन जिस तरह से ये सब हुआ अचानक, उसने कई सवाल खड़े कर दिए। स्रोत भी यही इशारा करता है कि उनकी मृत्यु पर शुरू से ही संदेह रहा। उनके परिवार के लोग भी मानते थे कि ये स्वाभाविक मौत नहीं थी, उन्हें जहर दिया गया था। ऐसा क्यों लगा लोगों को? एक तो ये बात कही जाती है कि उनके शरीर का पोस्टमार्टम नहीं हुआ, या अगर हुआ भी तो रिपोर्ट सामने नहीं आई, तो सच जानने का एक बड़ा जरिया बंद हो गया। फिर कुछ लोग जो वहां मौजूद थे, उनके बयानों में भी कुछ विरोधाभास बताए जाते हैं।
उनकी पत्नी ललिता देवी जी ने तो अपनी किताब ललिता के आंसू में भी इस पर लिखा था, अपने संदेह जाहिर किए थे। हाँ, 1978 में आई थी वो किताब। उन्होंने कई सवाल उठाए थे जिनका जवाब आज तक शायद नहीं मिला। कुलदीप नैयर जैसे पत्रकार जो उस समय ताशकंद में थे, उन्होंने भी बाद में लिखा, लेकिन कोई पुख्ता सबूत या नतीजा नहीं निकल पाया। यहाँ तक कि 2012 में उनके पोते सुनील शास्त्री जी ने भी कोर्ट के जरिए कोशिश की थी कि सरकारी दस्तावेज सामने आए, सच पता चले, पर वो कोशिश भी कामयाब नहीं हुई। तो ये इतिहास का एक ऐसा अध्याय है जिस पर रहस्य की एक चादर सी पड़ी हुई है। आधिकारिक वजह हार्ट अटैक है, लेकिन शक और सवाल आज भी जिंदा है। सच शायद हमेशा के लिए वहीं ताशकंद में ही रह गया। उनकी अंत्येष्टि दिल्ली में यमुना किनारे हुई और उस जगह को नाम दिया गया विजय घाट। हाँ, विजय घाट। ये नाम 1965 की जीत और उनके नेतृत्व को एक श्रद्धांजलि है। बिल्कुल। तो अगर हम उनके पूरे जीवन को और खासकर प्रधानमंत्री कार्यकाल को देखें, तो भले ही वो सिर्फ 18 महीने का था, पर उसका असर बहुत गहरा रहा। निश्चित रूप से लाल बहादुर शास्त्री जी का जीवन ये बताता है कि लीडरशिप का मतलब सिर्फ पद या ताकत नहीं होता। ईमानदारी, सादगी, सिद्धांतों पर टिके रहना, ये ज्यादा मायने रखता है। वो एक सामान्य पृष्ठभूमि से उठकर देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचे, ये अपने आप में एक प्रेरणा है। मुश्किल समय में उनका वो संयम और फिर फैसले लेने की क्षमता, चाहे 1965 का युद्ध हो या देश के अंदरूनी मामले, कमाल की थी। और सबसे बड़ी बात, उनकी राजनीतिक शुचिता। वो ऐसे नेता थे जिनका सम्मान उनके विरोधी भी करते थे। आज की राजनीति में ऐसे उदाहरण मिलना मुश्किल है। उनकी विरासत सिर्फ उनके फैसलों में नहीं, उनके चरित्र में है। तो आज की इस चर्चा में हमने शास्त्री जी के जीवन के कई पहलुओं को छुआ। उनकी साधारण शुरुआत, पढ़ाई के लिए वो लगन, आज़ादी की लड़ाई में हिस्सेदारी, मंत्री के तौर पर वो प्रगतिशील सुधार, 1965 में उनका नेतृत्व, जय जवान जय किसान का नारा, और आखिर में उनकी मृत्यु से जुड़े वो सवाल जिनका जवाब नहीं मिला। हाँ, शास्त्री जी का जीवन हमें सिखाता है कि बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना भी शांति से, अपने उसूलों पर रहकर किया जा सकता है। और उनका छोटा कार्यकाल ये भी बताता है कि इतिहास में आपकी जगह इससे तय नहीं होती कि आप कितने समय तक कुर्सी पर रहे, बल्कि इससे तय होती है कि आपने उस समय में किया क्या, किन मूल्यों को जिया। और आखिर में एक सवाल हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ जाते हैं। शास्त्री जी का सिर्फ 18 महीने का कार्यकाल ये तो दिखाता है कि नेतृत्व का असर समय से नहीं, बल्कि फैसलों और सिद्धांतों से होता है। लेकिन क्या उनकी मृत्यु से जुड़े वो अनसुलझे सवाल हमें इतिहास की उन परतों के बारे में सोचने पर मजबूर नहीं करते जहां सच शायद कभी पूरी तरह सामने नहीं आ पाता? ये हमें सत्ता, राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों की जटिलताओं के बारे में क्या सिखाता है?